हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीसीए वाला की एक और नई और शानदार सी कहानी में। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो बहुत ज्यादा दुखी थी क्योंकि कुछ समय पहले ही उसके बेटे की मौत हो गई थी, जिससे उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी रुक सी गई है। उसके दिमाग में बस अजीबोगरीब ख्याल आने लगे थे। एक रात जब सब सो रहे थे तो वो एक छोटे से चाकू को अपनी पॉकेट में डालती है और एक कार लेकर के घर से निकल जाती है। सुबह होने पर वो कुछ पहाड़ों के पास आई जहाँ पर उसके बेटे को दफनाया गया था। वहाँ अपने बेटे की तस्वीर लिए वो कुछ इमोशनल बातें करती है और बोलती है वो अब अपनी लाइफ से खुश नहीं है। जिसके बाद वो चलते हुए पहाड़ी के किनारे पर आ जाती है और वहाँ से जंप करने ही वाली होती है कि यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि समझ गया था कि ये लड़की अपने आप को खत्म करना चाहती है। उसको बचाने के लिए वो उसके माइंड को चेंज करने की कोशिश करता है और उससे बातें करना शुरू कर देता है। वो उसे बताता है कि मेरा नाम रिचर्ड है। वो उसे कहता है मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बस मैं तुम्हारे मरने से पहले 2-4 बातें करना चाहता हूँ। वो उसे एक लड़के की कहानी सुनाता है जो बहुत ही अच्छा इंसान था। उसे कार में और हर उस चीज में इंटरेस्ट था जो किसी भी जवान लड़के की जिंदगी में एक्साइटमेंट ला सकती थी। लेकिन फिर एक दिन जब वो अपनी फ्रेंड के साथ जा रहा था तो उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। वो तो बच गया लेकिन उसकी फ्रेंड मारी गई और इस सपने ने उसको कई महीनों तक जकड़े रखा। लेकिन जब वो उससे वापस आया तो उसने रियलाइज किया कि उसकी फैमिली उससे बहुत प्यार करती है और उसके ठीक होने का इंतजार कर रही थी। उसे तब एहसास हुआ कि वो अपनी लाइफ को रोककर कितना गलत कर रहा था। वो उस लड़की से कहता है कि इस कहानी का मकसद बस इतना बताना है कि कोई भी मरना नहीं चाहता, बस कुछ हालात हमें यहाँ तक ले आते हैं। अब तुम चाहो तुम मर सकती हो, मैं जा रहा हूँ। ये कहने के बाद वो चला गया लेकिन उसकी बातें उस लड़की पर असर कर गईं। उसने भी मरने का इरादा छोड़ा और वापस अपनी गाड़ी की तरफ आ गई। यहाँ आकर उसने देखा कि रिचर्ड ने अपनी गाड़ी उसकी कार के बिल्कुल पास में ही पार्क की हुई थी, जिसकी वजह से वो अपनी गाड़ी का दरवाजा भी नहीं खोल पाई। अब रिचर्ड अपनी गाड़ी से एक अम्ब्रेला लेते हुए उसके पास आया और उससे कहा कि मैं तुम्हारी दरवाजा खोलने में मदद करता हूँ। यहाँ आयरिस को एक बात अजीब लगी कि वो इतनी धूप में भी अम्ब्रेला लेकर क्यों आया था। रिचर्ड इस अम्ब्रेला से आयरिस के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये एक इलेक्ट्रिक अम्ब्रेला है, जिससे आयरिस को बुरी तरह शॉक लगा और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। जिसके बाद रिचर्ड उसके हाथ पांव बांधकर उसे गाड़ी में डाल देता है। होश आने पर आयरिस रिचर्ड से बात नहीं करती बल्कि वो होशियारी दिखाते हुए अपनी स्मार्ट वॉच से अपने हस्बैंड को कॉल करने की कोशिश करती है और ये रिचर्ड को पता चल जाता है। जिस पर रिचर्ड कहता है कि चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, यहाँ कोई सिग्नल नहीं है, तुम किसी को मदद के लिए नहीं बुला पाओगी। तभी आयरिस के दिमाग में एक दूसरा आइडिया आता है। उसने रात में अपनी पॉकेट में एक नाइफ भी रखी थी जिसे वो चुपके से निकालती है और उससे वो अपने बंधे हाथों को खोलने की कोशिश करती है। इस दौरान आवाज न आए इसलिए वो कंटिन्यू रिचर्ड से बातों में लगी रहती है और अपने हाथों को आजाद करते ही वो बिना वक्त बर्बाद किए रिचर्ड के ऊपर हमला कर देती है। उसके हमला करने से रिचर्ड की कार का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिस वजह से उनकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है, जिससे इन दोनों को काफी चोटें आ जाती हैं। वो यहाँ पे भी रिचर्ड से बचना चाहती थी, इसलिए वो सीट बेल्ट की हेल्प से रिचर्ड का गला दबाने की कोशिश करती है, लेकिन रिचर्ड किसी तरह अपने आप को बचा लेता है। अब आयरिस रिचर्ड को चाकू दिखाते हुए उसे डराती है, लेकिन रिचर्ड कहता है मैं क्या तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ कि इतनी आराम से मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। असल में मैंने तुम्हें एक इंजेक्शन लगा दिया है जिसकी वजह से 20 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी, जिसके बाद चलना फिरना भागना तो क्या तुम बोल भी नहीं पाओगी और इतने टाइम में तुम जो कुछ करना चाहती हो कर सकती हो। रिचर्ड की बातों ने अब उसे सच में बहुत ज्यादा डरा दिया था। वो जितना तेजी से हो सकता था उतना तेजी से जंगल की तरफ भागती है, लेकिन भागते भागते अब उसे सच में फील होने लगा था कि उसके हाथ पांव काम करना बंद कर चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसकी टांगे भी काम करना बंद कर देती हैं और वो चलने से अब रेंगने लग जाती है। रिचर्ड भी अब उसे ढूंढता हुआ उसके करीब आ गया था। उससे बचने के लिए वो एक दरख्त की छाल के नीचे छुप गई जहाँ उसके ऊपर चींटियां चढ़ने लगी, इसलिए डर से उसने चीख मार दी और ऐसे रिचर्ड को उसका पता चल गया। अपने आप को रिचर्ड से बचाने के लिए
वो किसी तरह अपने आप को घसीटते हुए एक नदी के अंदर बहा लेती है। रिचर्ड दूर से आवाज लगाता है कि ये तुम गलत कर रही हो, तुम तैर नहीं पाओगी और मर जाओगी, लेकिन आयरिस उसकी बातों को अनसुना कर देती है। वो सच में तैर नहीं पा रही थी, लेकिन पानी के बहाव से वो झरने के दूसरी तरफ पहुंच गई। यहाँ से किनारा पास था। उसने देखा कि उसके पास सिर्फ 1 मिनट था पूरी बॉडी पैरालाइज होने में। आयरिस अपनी पूरी ताकत लगाते हुए किनारे तक आई और सामने उसे एक फार्म हाउस दिखा। उसने अपनी पूरी कोशिश की उस फार्म हाउस तक पहुंचने की, लेकिन उससे पहले ही वो गिर गई। वो अब न चल पा रही थी, न हिल पा रही थी और न ही बोल पा रही थी। जो उसके कंट्रोल में था सिर्फ आंखें हिलाना। काफी देर यहाँ पड़े रहने के बाद एक बूढ़ा आदमी जो यहाँ इस फार्म हाउस में काम कर रहा था, वो उसे नोटिस कर लेता है। वो उसे पूछता है तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन आयरिस उसे कोई जवाब नहीं दे पाती। अब ये बूढ़ा आदमी उससे छोटे छोटे सवाल करता है। वो पूछता है क्या तुम मुझे सुन पा रही हो, क्या तुम मुश्किल में हो, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए। आयरिस इन सवालों के जवाब देने के लिए अपनी आंखों का इस्तेमाल करती है। हाँ बोलने के लिए वो एक बार पलक झपकाती है और ना बोलने के लिए 2 बार। इस तरह उसकी बातें समझते हुए बूढ़ा आदमी उसकी मदद को तैयार हो जाता है और उसे एक ग्रास ट्राली में लेटाते हुए अपने घर के अंदर ले आता है। अभी वो घर आए ही थे कि अचानक से उनके घर का दरवाजा बजने लगा। आयरिस समझ गई कि बाहर रिचर्ड ही होगा। वो बार बार अपनी पलकें झपकाकर बूढ़े आदमी को ये बताने की कोशिश करती है कि मुझे उस आदमी से खतरा है, और फाइनली ये बात बूढ़े आदमी ने भी समझ ली और उसे सोफे के पीछे छिपा दिया। और जब ओल्ड मैन ने दरवाजा खोला तो देखा कि सच में ही रिचर्ड आया था, जो आते ही एक नया ड्रामा करना शुरू कर देता है। वो ओल्ड मैन के सामने रोने लग जाता है और उसे बताता है कि मेरा बेटा मर गया है, जिसकी वजह से मेरी वाइफ सदमे में चली गई है। उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई है। मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा, वो कहाँ गई। ओल्ड मैन पहले तो उसकी बातों में नहीं आया। ओल्ड मैन ने उसे कहा कि तुम अपनी वाइफ को कॉल करके देख लो। तो रिचर्ड झूठ बोल देता है कि मेरा फोन तो रास्ते में ही कहीं गिर गया है। उसको रोता देखकर ओल्ड मैन भी कहीं न कहीं उसकी बातों में आने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी पॉकेट में उसका फोन बच गया, जिससे ओल्ड मैन उसका झूठ पकड़ लेता है। जिसके बाद रिचर्ड भी अपना असली चेहरा ओल्ड मैन को दिखा देता है। वो ओल्ड मैन से कहता है ठीक है, अगर तुमने मुझे पहचान ही लिया है तो सच सच बता दो, तुमने आयरिस को देखा है या नहीं। ये ओल्ड मैन उसे भगाने के लिए पुलिस को कॉल करने की धमकी देता है, लेकिन रिचर्ड उसके ऊपर ही हमला कर देता है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये ओल्ड मैन उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। ओल्ड मैन ने उससे अच्छा मुकाबला किया और उसे खूब पीटा, यहाँ तक कि रिचर्ड की हालत खराब कर दी। वो रिचर्ड को नीचे गिराते हुए पुलिस को कॉल करने ही वाला था, लेकिन तभी रिचर्ड के हाथ एक चाकू लग गया, जिससे उसने ओल्ड मैन की टांग पर वार कर दिया। दर्द की वजह से जैसे ही ओल्ड मैन नीचे गिरा तो रिचर्ड ने उसके पांव से वही चाकू निकालकर उसके पेट में स्टेप कर दिया और इस तरह ओल्ड मैन वहीं पर मर गया। आयरिस सोफे के पीछे से अपनी आंखों से ये सब देखती रह गई। जो हुआ था बहुत बुरा हुआ था, क्योंकि ये ओल्ड मैन उसकी वजह से मारा गया था। अब क्योंकि रिचर्ड ये मर्डर करके फंस चुका था, इसलिए उसने इस सब को छुपाने के लिए केरोसिन ऑयल से भरी हुई पूरी कैन इस घर में डाल दी और यहाँ से इस घर को जलाकर बाहर निकल गया। आयरिस जिंदा थी और वो जिंदा जलना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने बहुत मुश्किल से अपनी एक उंगली हिलाई और विंडो की ग्रिल में डालकर उसे खोलने और बंद करने लगी, जिसे बाहर से रिचर्ड नोटिस कर लेता है। वो देख लेता है कि अंदर कोई जिंदा है। जो भी था वो उसके लिए खतरा हो सकता था। जब रिचर्ड ने जाकर देखा तो वो तो आयरिस ही थी। रिचर्ड उसे उठाकर अब एक ट्रक में लाकर बिठा देता है और ये ट्रक उस ओल्ड मैन का ही था, क्योंकि अपनी कार तो ये लोग काफी दूर छोड़ आए थे, तो यहाँ से जाने के लिए रिचर्ड ट्रक का ही इस्तेमाल करता है। आयरिस खामोश थी, बोल नहीं सकती थी, लेकिन वो सुन सकती थी। रिचर्ड को उसकी बेटी की कॉल आती है जो उसे बताती है डैड मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, इसीलिए मैं और मोम आपके पास आने वाले हैं। रिचर्ड उनसे कहता है नहीं, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, अभी तुम लोग मेरे पास नहीं आ सकते। लेकिन अब उसकी बेटी बहुत ज्यादा जिद कर रही थी। वो उसकी बात नहीं मानते और उसे बता देते हैं कि हम तो घर आने वाले हैं। इस चीज से रिचर्ड बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है और इसी टेंशन में उसका एक्सीडेंट भी होते होते बच जाता है। और इससे भी ज्यादा बुरा काम उसके साथ ये होता है कि उसकी गाड़ी में फ्यूल खत्म हो जाता है। फ्यूल डलवाने के लिए वो फ्यूल स्टेशन के पास आता है और आयरिस को एक कैप पहना देता है ताकि लोग उसके एक्सप्रेशन न देख पाएं। यहाँ पर आयरिस सीट बेल्ट को खोलने के लिए अपने हाथों का पूरा जोर लगा देती
जाती है, लेकिन बॉडी पैरालाइज होने की वजह से उसके हाथ जितने भी हिल पा रहे थे वो भी बहुत बड़ी बात थी। यहीं पर वो एक बच्चे को देखती है जिसकी उम्र लगभग उसके बेटे जितनी थी, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा इमोशनल हो गई। ये बच्चा भी उसे देखकर पहचान लेता है कि शायद वो किसी मुसीबत में है। इससे पहले कि वो आयरिस से कुछ पूछ पाता, उस बच्चे की मॉम उसे यहाँ से ले जाती है। ये औरत भी समझ जाती है कि यहाँ पर आयरिस के साथ कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने पीछे से पुलिस को भी कॉल कर दी और इस गाड़ी का नंबर भी उन्हें बता दिया। रिचर्ड अब कार को ड्राइव करते हुए वहीं पर लेकर आया था जहाँ पर उसने अपनी कार को पार्क किया हुआ था। वो इस कार को वापस अपने घर की तरफ लेके जाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करता, यहाँ पर पुलिस ऑफिसर आकर उसकी गाड़ी को रोक लेता है और उसे बताता है कि उसकी गाड़ी के बारे में एक कंप्लेंट आई है। रिचर्ड बड़ी कॉन्फिडेंस से कहता है, नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, यहाँ पे सब नॉर्मल है, मैं बस अपनी वाइफ के साथ ट्रिप कर रहा हूँ। तो ऑफिसर कहता है, ठीक है, क्या मैं आपकी वाइफ से बात कर सकता हूँ? आयरिस की शक्ल देखकर कोई भी कह सकता था कि उसके साथ कोई गड़बड़ है। रिचर्ड ऑफिसर से कहता है कि वो बस ड्रंक है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रही है। इनकी बातों के दौरान आयरिस किसी तरह विंडो को नीचे करने में कामयाब हो जाती है। ऑफिसर ये देखते हुए उसके पास जाता है तो वो अपनी पूरी बॉडी का जोर सिर्फ हल्की सी आवाज में ये कहने में लगा देती है कि हेल्प मी, और यहाँ पर ऑफिसर को वो इंजेक्शन भी उस ट्रक में मिल जाता है जिससे रिचर्ड आयरिस को पैरालाइज कर रहा था। और ऐसे उसे समझ आ जाता है कि रिचर्ड ने आयरिस को किडनैप किया हुआ था। इससे पहले कि वो उसे रेस्क्यू कर लेता, रिचर्ड को भी समझ आ गया था कि गेम सारी पलटने वाली है, इसलिए अपने आप को सेफ रखने के लिए उसने उस ओल्ड मैन की तरह इस पुलिस वाले को भी मारना बेहतर समझा और एक बड़ी सी लोहे की चीज के जरिए उसके सर के ऊपर वार कर दिया और एक ही बार में ये ऑफिसर मर गया। जिसके बाद उसने ऑफिसर को उठाकर कार में बैठाया और ये कार जला दी और पहले की तरह ही सारे सबूत भी मिटा दिए। अब आयरिस बिल्कुल हेल्पलेस हो चुकी थी, मदद की सारी उम्मीदें उसने छोड़ दी थी और अब जो भी करना था उसे खुद करना था। पैरालाइजिंग का इफेक्ट भी अब उसकी बॉडी से कम होता जा रहा था, उसके अंदर बोलने की भी ताकत आ गई थी, इसीलिए वो रिचर्ड से बातें करना शुरू करती है। वो जानबूझकर उसे इमोशनल करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो जान गई थी कि रिचर्ड की एक बेटी भी है, लेकिन जो इंसान किसी को मार दे, किसी को किडनैप कर सकता हो, वो कैसे इमोशनल हो सकता है। अब रिचर्ड उसकी इमोशनल बातों में नहीं आया तो आयरिस ने वो इंजेक्शन उठा लिया और बिना देरी किए रिचर्ड की टांग में स्टेप कर दिया, लेकिन वो इस इंजेक्शन को रिचर्ड की टांग में इंजेक्ट नहीं कर पाई क्योंकि अभी भी उसकी बॉडी पूरी तरह से काम नहीं कर रही थी। जिसके बाद रिचर्ड हंसते हुए कहता है, मैंने एक प्लान चेंज किया है, पहले मैं तुम्हें अपने घर ले जाकर मारने वाला था, लेकिन वहाँ तो अब मेरी फैमिली आ रही है, तो इसलिए अब मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें नदी में ले जाकर मारूंगा। वो बताता है कि पहले मैं तुम्हें बहुत टॉर्चर करना चाहता था क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है ऐसा करने में, लेकिन मेरी फैमिली ने सारा प्लान बिगाड़ दिया है। वो उसे लेकर नदी के किनारे आ जाता है और उसे घसीटते हुए एक बोट में बैठा देता है। आयरिस बेचारी चुपचाप बोट में बैठी हुई अपने आप को बचाने के लिए कुछ न कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसे रिचर्ड की बैग पर एक चाकू नजर आता है। तभी आयरिस के दिमाग में एक नया आइडिया आ जाता है। वो यहाँ रिचर्ड के सामने रोने का ड्रामा करती है और रिचर्ड से कहती है कि मेरे पैंट की पॉकेट में मेरे बेटे की फोटो है, मैं आखिरी बार उसे देखना चाहती हूँ, मुझे मारने से पहले क्या तुम मेरी पॉकेट से वो पिक्चर निकाल दोगे? रिचर्ड हंसा, लेकिन वो उसकी ये बात मानने को तैयार हो गया और जब रिचर्ड उसके करीब आया और जैसे ही नीचे झुका तो आयरिस ने बिना टाइम वेस्ट किए उसके पीछे से चाकू बाहर निकालकर उसकी गर्दन से मुंह की तरफ स्टेप कर दिया। दर्द से वो पागल होने लगा और आयरिस को मारने के लिए जब उसने अपनी गन निकाली, लेकिन आयरिस ने उसकी गन ही छीन ली और उसे शूट कर दिया, जिस वजह से रिचर्ड पानी में गिर गया और इस तरह यह रिचर्ड का एंड हो गया। यहाँ आयरिस ने भी सुकून की सांस ली क्योंकि उसने एक किलर को मारकर अपनी जान बचा ली थी, लेकिन शायद मुसीबत अभी भी टली नहीं थी क्योंकि उसने देखा गोली लगने की वजह से उसकी बोट में सुराख हो चुका था और पानी तेजी से बोट के अंदर भर रहा था, जिसकी वजह से आयरिस भी इसी के अंदर डूबने लगी। वो अब हिल भी नहीं सकती थी क्योंकि उसकी आधी बॉडी अभी भी पैरालाइज थी, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि बॉडी के पैरालाइज होने की वजह से वो किसी मुर्दा लाश की तरह ऊपर आ गई और कुछ ही देर में उसकी बॉडी जैसे ही नॉर्मल हुई तो वो तैरते हुए किनारे तक पहुंच गई। और इस सब के बाद वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने अपने आप को एक खतरनाक किलर से बचा लिया है। वो यहाँ से जाने ही वाली थी कि उसने देखा कि
रिचर्ड भी दूसरे किनारे से बचकर बाहर निकल आया है। वे उसे देखने के लिए उसके पास जाती है और देखती है कि रिचर्ड अभी भी जिंदा था, लेकिन बहुत जख्मी था। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। आयरिस उसे ऐसे ही तड़पता मरता हुआ छोड़कर वहां से चली आती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी और आपने इस मूवी से क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जाते जाते वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।